सभ्यता यानी सिविलाइजेशन, इसके क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया, सभ्यता क्यों कहा गया है? वहां पर रहना शुरू कर देते हैं, रहना शुरू कर देते हैं तो उसको एक बसावट कह देना चाहिए, एक बस्ती कह देना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं कहा गया कि सिंधु घाटी बस्ती? मानव में मैच्योरिटी आना प्रारंभ हुई, और क्या क्या है, रहन सहन में परिवर्तन आया। इसके साथ साथ देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो पीरियड है, या हम कह सकते हैं कि पूरा काल है, पहली चीज कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला हम लोग एक चीज देखते हैं, वो क्या है, लिपि का विकास। क्या होता है? लिपि का विकास होता है। दूसरी चीज हमने क्या देखी, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर हैं, इसमें आप लोग नगरीय शैली में कलात्मकता देखेंगे, या हम कह सकते हैं कि सिंपल शब्दों में हम यदि कहें तो आर्किटेक्चर या स्थापत्य कला का विकास देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? स्थापत्य। जब हम लोग टाउन प्लानिंग पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो टाउन्स है उनकी प्लानिंग किस प्रकार से होती है, ठीक है, तो आप लोग वहां पर देखेंगे कि स्थापत्य कला का भी विकास हो रहा है। साथ ही साथ डिफरेंट हमें जो टाइप्स ऑफ सील्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स हमको प्राप्त होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर धार्मिक प्रवृत्तियां भी क्या हो रही थी, विकसित हो रही थी। ठीक है, तो धर्म या हम कह सकते हैं धार्मिक प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है, रिलीजियस एक्टिविटीज हो रही हैं। ठीक है, एक और चीज हम लोग देखते हैं कि इन नगरों में लोकतांत्रिक शैली के द्वारा पुरोहित का चयन किया जाता था। कैसे किया जाता था? लोकतांत्रिक शैली। लोकतांत्रिक शैली का अर्थ आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, अगला अगर हम बात करें कि ये क्या था कि कई सारी संस्कृतियों का मेल है, जो पूरा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या है, कई सारी संस्कृतियों का मेल है, संस्कृतियों का मेल है। अलग अलग आप लोग देखेंगे डिफरेंट जितने भी आपके नगर हैं, ठीक है, बेसिकली दो आपके महत्वपूर्ण नगर हैं। पहला है आपका हड़प्पा, पहला है आपका हड़प्पा। हड़प्पा जो कि वर्तमान समय में कहां पर स्थित है? पाकिस्तान के क्षेत्रों में। और दूसरा है आपका मोहनजोदारो। ठीक है, दूसरा आपका क्या है? मोहनजोदारो। ठीक है, तो ये आपके दो महत्वपूर्ण नगर हैं। और एक इतिहासकार हैं पिगट। इतिहासकार कौन है? पिगट। पिगट ने ये कहा कि हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन या हमारी सिंधु घाटी सभ्यता इतनी बड़ी सभ्यता थी कि ये दोनों नगर इसके क्या थे? डुअल कैपिटल्स थी। क्या थे? डुअल कैपिटल्स, या हम कह सकते हैं ये दोनों ही इस पूरी सभ्यता की राजधानियां थी। डुअल कैपिटल जिसको हम लोग बोलते हैं, डुअल कैपिटल सिस्टम, डुअल कैपिटल सिस्टम। ये इतिहासकारों का मानना है। पिगट जो हमारे हैं पिगट, उनका ये मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता इतनी बड़ी सभ्यता थी कि ये पूरा ही दो राजधानियों पर आश्रित थी, पहली आपकी मोहनजोदारो, दूसरी आपकी हड़प्पा। ठीक है, आप पूरा एरिया देख सकते हैं मैच्योर फेज का, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। पहली आपकी हड़प्पा हो गई, मोहनजोदारो हो गई, इसके साथ साथ राखीगढ़ी है, ठीक है, बनावली है, रोपर है, ठीक है, आप इधर देखेंगे लोथल है, धौलावीरा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके साइट्स हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तो सभ्यता क्या होती है? कई सारी संस्कृतियों का मेल होती है। ठीक है, कई सारी संस्कृतियों का मेल को ही हम क्या कह देते हैं? सभ्यता कह देते हैं। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता इतनी बड़ी सभ्यता है, इतनी कई सारी संस्कृतियों का मेल है, कई सारे नगरों का मेल है, जो कि हमारे सिंधु घाटी के क्षेत्रों में जो हमारा पंचनद का क्षेत्र है, ये आपका कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? पंचनद का क्षेत्र कहा जाता है। कौन कौन सी 5 रिवर्स हैं? देखिए मैप में आप लोग देखेंगे सबसे ऊपर आपकी कौन सी है? इंडस है, जिसको हम लोग सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। दूसरी आपकी झेलम, चेनाब,
रावी, सतलज, ठीक है। इसके जस्ट नीचे आपको इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर मिलेगी ब्यास, ठीक है। वर्तमान समय में सिंधु नदी जो है भारत के कुछ क्षेत्रों में है, जैसे कि आपका कश्मीर के क्षेत्र से होकर बहती है, और झेलम चेनाब ये भी आपका पाकिस्तान से होकर आपके डिपॉजिट होती हैं अरब सागर में, ठीक है। कहां पर डिपॉजिट होती हैं? अरब सागर में। ये हमारा पंचनद का क्षेत्र कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर पानी की समुचित व्यवस्था थी, पानी की समुचित मात्रा उपलब्ध थी, इस कारण इस पूरे ही एरिया में हम देखेंगे कि एक सभ्यता का विकास हुआ जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में अगर हम बात करें कि किस प्रकार से खोज हुई, खोज के बारे में, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है बेसिकली एक घटना थी, या हम कह सकते हैं दुर्घटनावश इसकी खोज हो गई। अंग्रेजों के द्वारा एक लाइन बिछाई जानी थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में, रेलवे ट्रैक बिछाया जाना था। जब वहां पर रेलवे ट्रैक का काम चल रहा था तो मजदूरों को, जब मजदूर रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे तो उनको ईंटें प्राप्त होने लगी, पक्की ईंटें, ठीक है। उन पक्की ईंटों को जब मजदूरों ने देखा तो बहुत समय तक उन पक्की ईंटों को तो यूज में लगा लिया, लेकिन काफी समय के बाद जब ईंटें बड़ी संख्या में प्राप्त होने लगी, इसके बाद मृदभांड प्राप्त होने लगे, अलग अलग आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज प्राप्त होने लगे, तो वहां पर हमारा जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया कलकत्ता में आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी, उसके द्वारा फिर क्या किया गया, इसको उत्खनन कराया गया, और उत्खनन के बाद हमको सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदारो और आपका हड़प्पा ये नगर हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये पूरी सभ्यता आपकी लगभग 2500 ईसा पूर्व की सभ्यता है, 2500 ईसा पूर्व की सभ्यता है। अब आप लोग एक काम करिए, एक टेबल बना लीजिए इस प्रकार, 3 खंड इसमें कर लीजिए, 3 खंड इस प्रकार से कर लीजिए। सबसे पहले खंड में लिखिए स्थल, 3 नहीं 4 खंड करिएगा, 4, ठीक है। सबसे पहला आप इसमें लिखेंगे स्थल कौन सा है, कौन सा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। इसके बाद लिखिए खोजकर्ता का नाम, खोजकर्ता का नाम। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके वनडे एग्जामिनेशंस में और पीसीएस में पूछे जाते हैं। खोजकर्ता का नाम, दूसरा खोज का वर्ष, खोजकर्ता के नाम में ही खोज का वर्ष हो जाएगा। इसके बाद लिखिएगा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, इसकी वर्तमान स्थिति, और अंत में आप लोग लिखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, या जो हमारी फाइंडिंग्स हैं, इन पर्टिकुलर साइट से जो हमारी फाइंडिंग्स हैं उनको हम लोग लिखेंगे। सबसे पहला नगर है हड़प्पा, हड़प्पा सबसे पहला नगर है। इसके खोजकर्ता है दयाराम साहनी, कौन है? दयाराम साहनी, और इन्होंने 1921 में हड़प्पा के उत्खनन का कार्य किया, ठीक है। इसकी जो स्थिति है वो लिख लीजिए, पाकिस्तान के मोंटे मोगरी, मोंटे मोगरी पाकिस्तान में एक जिला है वर्तमान समय में, मोंटे मोगरी, मोंटे मोगरी में रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर हड़प्पा नगर हमको प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहां से हमको फाइंडिंग्स कौन कौन से मिल रही हैं, सबसे पहली आप लोग लिखेंगे मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर से बनी मूर्तियां, मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन,
बनी मूर्तियां। दूसरा यहाँ से क्या प्राप्त होता है? अन्नागार, या जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रेनरी, अन्नागार, जहां पर आपके अन्न भंडारण किए जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ से टेराकोटा की बनी हुई एक बैलगाड़ी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी एक ऐसी है, मिट्टी की बनी है, मिट्टी के खिलौने के तौर पर बनी है, मिट्टी की बनी हुई बैलगाड़ी भी प्राप्त होती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बुलक कार्ट चुकी है, तो यहाँ पर ये प्राप्त होता है कि हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में बैलों के बारे में लोगों को जानकारी थी और उन्होंने बैलगाड़ी का प्रयोग भी शुरू कर दिया। अगला नगर लिखेंगे मोहनजोदारो। जी, बैल भी मिला है, उसकी सील पर जो आपकी पशुपतिनाथ की सील है उस पर भी बैल का चित्रण है। ठीक है, उस पे आएंगे। आगे हम लोग लिखेंगे मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के खोज करता है राखलदास बनर्जी। मोहनजोदाड़ो, और इसके खोज करता है राखलदास बनर्जी। इसका खोज का वर्ष है 1922, 1922 में इसकी खोज की गई थी और इसकी स्थिति है बलूचिस्तान में, दाश्त नदी के किनारे। बलूचिस्तान, दाश्त रिवर है। दाश्त रिवर, ठीक है, ये आप देख लीजिए मोहनजोदारो। दाश्त रिवर जो है बेसिकली इंडस की एक ट्रिब्यूटरी रिवर है, सहायक नदी है। ठीक है, जो आपकी दाश्त रिवर है ये आपकी इंडस रिवर या सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, तो आप इस पे कंफ्यूज मत होइएगा कि हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कह रहे हैं और ये जो आपके नगर है हड़प्पा मिल रहा है रावी नदी के तट पर और ये मिल रहा है दाश्त रिवर के तट पर। कंफ्यूज मत होइएगा, ये सभी क्या है? इनकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं। ट्रिब्यूटरी पता है क्या होती हैं? सहायक नदियां। सहायक नदियां क्या होती हैं? ठीक है, सहायक नदियां वे नदियां होती है। जब रिवराइन सिस्टम आप लोग पढ़ेंगे भूगोल में तो आप देखेंगे छोटी रिवर एक ये जैसे मान लीजिए ये मेन रिवर है। ठीक है, इधर से एक रिवर आ रही है, एक छोटी रिवर जो कि आके इसमें डिपॉजिट हो रही है, दूसरी यहां से आ रही है, तीसरी यहां से आ रही है। तो ये सभी जो रिवराइन सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे तो ये क्या है? ये इनकी सहायक नदियां हैं जो कि एक बड़ी नदी का निर्माण करती हैं। जैसे गंगा है तो गंगा में आप लोग देखेंगे कि गंगा रिवर जब निकलती है, कहा जाता है गंगोत्री से निकलती है, तो गंगोत्री से गंगा नहीं निकलती है। ठीक है, उनकी कई सारी, जैसे इसके बाद प्रयाग, पंच प्रयाग जो आपके हैं, विष्णु प्रयाग है और कर्ण प्रयाग है, अलग अलग देव प्रयाग है, तो पांचों प्रयाग में मिलकर अलग अलग नदियां गंगा नदी का अंत में निर्माण करती हैं। ठीक है, और अंत में हम देखेंगे कि हरिद्वार में सबसे पहले गंगा पहाड़ों से उतरकर कहां पर आ जाती है? मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि किस स्थान पर गंगा सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में आती है। ठीक है, तो मैदानी क्षेत्र में कहां पर आती है? हरिद्वार। ठीक है, तो ये सहायक नदियां क्या होती हैं? एक बड़ी रिवराइन सिस्टम का हिस्सा होती हैं जो कि एक बड़ी नदी का निर्माण करती है। ठीक है, आगे लिखिए, यहां तक हो गया। क्या क्या चीजें फाइंडिंग्स है मोहनजोदारो की? सबसे महत्वपूर्ण फाइंडिंग यहाँ की क्या है? स्नानागार। सबसे महत्वपूर्ण फाइंडिंग क्या है? स्नानागार, जिसको हम लोग ग्रेट बाथ भी बोलते हैं। स्नानागार या ग्रेट बाथ। इतिहासकारों के कई मत हैं स्नानागार को लेकर, हम लोग इसको अलग से पढ़ेंगे क्या क्या उन्होंने बताया। जैसे कई कहते हैं कि स्नानागार जो है बेसिकली कम्युनिटी के लिए बनाया हुआ एक बिल्डिंग है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये पूजा स्थल के तौर पर यूज किया जाता था। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्शिप, या हम कह सकते हैं सैक्रिफाइसेस परफॉर्म की जाती थी। तो इसको हम लोग जब स्नानागार पर आएंगे, जब मोहनजोदाड़ो को पढ़ेंगे, मोहनजोदाड़ो की प्लानिंग को पढ़ेंगे, तब हम लोग करेंगे इसको। अगला नगर, अगली चीज इसमें लिखिए कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। ब्रॉन्ज, कांस्य क्या होता है? ब्रॉन्ज होता है। ठीक है,
इसके बाद पशुपतिनाथ की मुहर। ठीक है, ये हमारी क्या है, कांस्य की मूर्ति जो हमको प्राप्त हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, दूसरा लिखिए पशुपतिनाथ की मुहर, सील। ठीक है, दूसरा क्या है, पशुपतिनाथ की सील। तो सबसे पहला इससे क्या निकला कि कांसे के बारे में भी, ब्रॉन्ज के बारे में भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जानकारी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं पशुपतिनाथ की सील जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में, मेंस में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है कि मेंस में पूछता है कि पशुपतिनाथ की जो मुहर प्राप्त हुई है, पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर इसकी महत्वता को बताइए, इसका क्या महत्व है, इनसे क्या क्या जानकारियां हासिल होती हैं, इसकी महत्वता को ऐसे पूछता है क्वेश्चन मेंस में। ठीक है, तो पशुपतिनाथ सील तो आप लोग देख लीजिए किस प्रकार की है, क्या क्या चीजें हैं इसमें। बेसिकली आपकी पशुपतिनाथ सील ये पूरी दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ आप लोग देखेंगे कि एक योगी की मुद्रा में एक व्यक्ति को दिखाया गया है जिनकी जटाओं से सींग निकले हुए हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि इनके नीचे बैलों को दिखाया गया, बैलों का चित्रण किया गया है। एक साइड में आप देखेंगे गैंडा, ठीक है, और एक साइड में सिंह का चित्रण किया गया है, और इनको शैव धर्म का प्रतीक भी माना गया है। किसका प्रतीक माना गया है? शैव धर्म नहीं, बेसिकली कहेंगे शैव पंथ कहेंगे। तो शैव पंथ का प्रतीक माना गया है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में शैव पंथ का पदार्पण सबसे पहले देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद लिखिए दाढ़ी वाले मनुष्य की मूर्ति, जिनको हम लोग पुरोहित के तौर पर मानते हैं कि ये क्या है, मोहनजोदाड़ो के पुरोहित की मूर्ति है। और दाढ़ी वाले मनुष्य की मूर्ति, मैन विद बियर्ड। ये देखिए, ठीक है, दाढ़ी वाले बाबा। इसके साथ साथ यहां से बुने हुए कपड़े प्राप्त हुए, बुने हुए कपड़े। अगला है नगर आपका मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। अगला नगर लिखिए सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर, अगला नगर है सुतकांगेडोर। ठीक है, सुतकांगेडोर के खोज करता है स्टीन, आधा सा टा बड़ी की मात्रा न, स्टीन खोज करता है स्टीन, और खोज का वर्ष है इनके 1929, 1929 सुतकांगेडोर की खोज का वर्ष है। ठीक है, बेसिकली ये जो आपका सुतकांगेडोर नगर है मोहनजोदाड़ो के समीप ही स्थित है, दाश्त नदी के पास में, इसमें नहीं है ये। ठीक है, सुतकांगेडोर की आप लोग पोजीशन देख सकते हैं, उसकी स्थिति देख सकते हैं। ये भी आपका किसके स्थान पर है? दाश्त रिवर के किनारे पर स्थित है। लिखिए बलूचिस्तान में दाश्त नदी के किनारे पर।
इसकी महत्वता क्या है? सूचकांक डोर, सूचकांक डोर की महत्वता है, ये एक व्यापारिक केंद्र है। ये क्या था? एक व्यापारिक केंद्र था। जो आप लोग महत्वता लिखेंगे, महत्वता में इसमें लिखेगा कि बेबीलोन और हड़प्पा, बेबीलोन और हड़प्पा के मध्य व्यापारिक केंद्र, ठीक है, व्यापारिक केंद्र। यहां से बंदरगाह भी प्राप्त हुआ, पोर्ट सुकांगेडोर, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो आपका जलीय व्यापार है, ये आप पहली चीज तो इसकी स्थिति से ही हमको पता चल जाता है कि जितना आपका समुद्री व्यापार होगा वो कहां से होगा? सुकांगेडोर से ही हो पाएगा। बेबीलोन की जो सभ्यता है उससे हम करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? व्यापारिक केंद्र है। अगला नगर लिखिए चनहुदड़ो, चनहुदड़ो, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो का खोजकर्ता लिखिए, खोजकर्ता है एमजी मजूमदार, ठीक है, एमजी मजूमदार, और इसकी खोज का वर्ष है 1931, 1971 में इसका खोज किया गया था। सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर, सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर, ठीक है। सिंध प्रांत में आप लोग देखेंगे कि ये आपका चनहुदड़ो सिंधु नदी के, इंडस रिवर के तट पर स्थित है, ठीक है। यहां पर देखिए क्या क्या मिलता है। सबसे पहला, मनके बनाने की फैक्ट्री, बीट्स मेकिंग, मनके, मनके, मनके होते हैं ना, माला में जो यूज किए जाते हैं मनके, ठीक है, मनके बनाना। दूसरा यहां से जो प्राप्त हुआ है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, फुट मार्क्स ऑफ अ डॉग चेजिंग कैट। चंद्रों के बाद है आमरी, आमरी, सर इससे क्या स्पष्ट होता है? एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बस इससे कोई चीजें स्पष्ट, ऐसा स्पष्टता नहीं है। ये ऐतिहासिक तौर पर इतना कोई बड़ी खोज नहीं है, ठीक है। बस ये है कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ये साक्ष्य कहां से मिले, ठीक है। बाकी इसमें ज्यादा इसका ऐतिहासिक महत्व तो नहीं है इस खोज का। आमरी, आमरी के भी जो खोज करता है एमजी मजूमदार है, जो पुराने आपने चनहुदड़ो में लिखे हैं। यहां से जो एविडेंस है वो है हिरण, हिरण के साक्ष्य मिलते हैं जी। स्थिति है सिंधु नदी के तट पर। इसके बाद देखिए काली बंगन, काली बंगन, सर उसमें क्या बताया था आपने? खोज क्या बताया था सर पहले वाले की? हिरण, आमरी में, आमरी में हिरण, सर किस सन में हुआ था सर? आमरी में हिरण के साथ। हाँ सर, किस सन में हुआ था? किस सन में? यस सर। 1935 में एमजी मजूमदार ने 1935 में आमरी का उत्खनन किया है। उत्खनन की विधियां आप लोगों ने पढ़ी? नहीं पढ़ी हैं? उत्खनन की विधियां जो हैं दो प्रकार की होती हैं। उत्खनन, या हम कह सकते हैं जब पुरातात्विक स्रोतों का उत्खनन किया जाता है, उनको निकाला जाता है। उत्खनन क्या होता है कि पुरातात्विक स्रोतों को भूमि के गर्भ से बाहर निकालना, यही क्या कहलाता है? उत्खनन कहलाता है। दो प्रकार से होता है। पहला क्षैतिज होता है और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर।
ये बेसिकली मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी विधि है, उत्खनन की विधि कौन सी है और किस विधि के द्वारा पर्टिकुलर सिंधु घाटी सभ्यता का खनन किया गया है। ठीक है, तो पहली आपकी होती है क्षैतिज, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, नहीं क्षैतिज वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, पहला आपका क्या हो गया हॉरिजॉन्टल, दूसरा आपका हो गया वर्टिकल। ठीक है, ये दो प्रकार की विधियां होती है। अब समझिए होता कैसे है। जैसे मान लीजिए कि एक आपका प्लेन है, एक आपका क्या है, ये मान लीजिए एक क्षेत्र है जिसमें हमें पता चला कि यहाँ पर एक आर्कियोलॉजिकल साइट हो सकती है। ठीक है, तो पहला जैसे कि हमने बताया क्षैतिज, तो क्षैतिज में क्या करते हैं कि परत दर परत पूरा ही हम लोग क्या करते जाते हैं, उत्खनन करते जाते हैं। मान लीजिए कि एक आपका एक क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में हम क्या करेंगे, एक परत ऊपर से पूरी निकालेंगे, फिर दूसरी परत निकालेंगे, फिर तीसरी परत निकालेंगे, इस प्रकार से खुदाई की जाती है। ठीक है, और जब हम लोग बात करते हैं ऊर्ध्वाधर की, तो ऊर्ध्वाधर में क्या करते हैं कि सिंगल सिस्टम में हम पूरा क्या करेंगे, नीचे तक खोदते चले जाएंगे, और जब नीचे की मिट्टी हमको प्राप्त होने लगती है तो हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक पूरे एरिया में हमने क्या किया कि 1 स्क्वायर फीट या 5 स्क्वायर फीट का पूरा एक एरिया ले लिया, और इस एरिया को हम लोग वर्टिकली खोदते हुए नीचे तक जाएंगे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक। और हम ये कैसे जानेंगे कि इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमें पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होंगे, तो नीचे से जो मिट्टी निकल के आती है उनका स्टडी करके हम ये पता करते हैं कि ये पर्टिकुलर लेयर पे या पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही हमको क्या प्राप्त होगा, पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होंगे। फिर हम क्या करते हैं कि वहां से ऊर्ध्वाधर खुदाई शुरू कर देते हैं, वहां से हम क्या करेंगे, नीचे की लेयर की खुदाई शुरू करेंगे किनारे किनारे पे, तो अंदर गए फिर गुफा के तौर पर उसको खोदना शुरू कर दिया, तो एक विधि ये होती है। ठीक है, अगला लिखिए काली बंगन, काली बंगन, काली बंगन के जो खोज करता है वो है घोष। ठीक है, इसकी खोज करता है घोष 1953 और ये काली बंगन कहाँ है, भारत के राजस्थान में, भारत के राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के, राजस्थान में घग्गर नदी, राजस्थान में घग्गर नदी पर स्थित है आपका। यहां से क्या क्या मिलता है, पहला ऊंट की हड्डी, ऊंट की हड्डी, दूसरा लकड़ी का हल, लकड़ी का हल, लड़की का हल है, लकड़ी का हल, दूसरा क्या मिला है, ऊंट की हड्डी, और साथ ही साथ अग्नि वेदिका, अग्नि वेदिका जो सैक्रिफाइस के लिए या डिफरेंट आपके रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है। वेदिका समझ रहे हैं ना, एक यज्ञ का स्थान जिसको एक अग्नि वेदिका कहा गया। इसके बाद देखिए लोथल, लोथल, लोथल कहां पर है, गुजरात में कैम्बे की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, इसके खोज करता है आर राव, इसकी खोज करता है आर राव, वर्ष है 1953 में इसकी खोज की गई है आर राव के द्वारा। 1953 हो सकता है कि ये पूरा वीक आपको मेरा चेहरा देखना पड़े, तो लेकिन उसके 15 दिन बाद नहीं देख पाएंगे ना, 15 दिन तक आगे नहीं देख पाएंगे। तो इसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि हिस्ट्री को हम लोग एक हफ्ते में प्राचीन भारत को धीरे धीरे हम लोग आधे तक तो लेकर चले ही जाएंगे। ठीक है, सर इसकी हाँ, इसकी स्थिति लिखिए कैम्बे की खाड़ी में, कैम्बे की खाड़ी में भोगवा नदी के तट पर,
कैम्बे की खाड़ी में भोगवा रिवर के तट पर। ये है आपका लोथल, ठीक है, लोथल, भोगवा रिवर, लोथल, और ये आपकी आ रही है भोगवा नदी, ठीक है। इसके किनारे पर ये जो आपका एरिया है ये इसको कहा जाता है कैम्बे की खाड़ी, ठीक है, कैम्बे की खाड़ी इसको कहा जाता है, बे ऑफ कैम्बे। इसकी महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स लिखिए। देखो लोथल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोथल की जो प्लानिंग है, लोथल में जो हमको अन्नागार प्राप्त हुआ है, ग्रेनरी प्राप्त हुई है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। साथ ही साथ लोथल में पहली चीज तो अन्नागार प्राप्त हुआ है, दूसरा यहाँ पर हमको बंदरगाह मिलता है। क्या मिलता है? बंदरगाह, डॉकयार्ड, बंदरगाह। चावल की भूसी, चावल की भूसी और शतरंज, चावल की भूसी और शतरंज, चेस, ये भी प्राप्त होता है हमको। कहां से? लोथल से प्राप्त होता है। आगे लिखिए सुरकोतदा, 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 सुरकोतदा में लिखिए जेपी जोशी, जेपी जोशी ने इसकी खोज की है 1964, 1964 में। और ये गुजरात में स्थित है। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण फाइंडिंग जो है वो इतिहासकारों को एकदम झूठा बता देती है। यहाँ से हमको मिली है घोड़े की हड्डियां। क्या मिला है? घोड़े की हड्डियां। अब मैंने ये क्यों बोला कि इतिहासकारों को झूठा बता देता है, बताइए। मैंने ऐसा क्यों कहा कि घोड़े की हड्डियां प्राप्त होना या इस स्थान पर ये इतिहासकारों को झुठलाता है। क्यों? क्योंकि इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े के बारे में जानकारी नहीं, ठीक है। क्योंकि हमको आर्कियोलॉजिकल सोर्स से ये पता चला है घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, जो कि ये जो कार्बन डेटिंग के अनुसार भी उसी काल से मानी गई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के गुजरात के क्षेत्र के लोगों को घोड़े के बारे में जानकारी प्राप्त, तो घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। दूसरा मनके या बीड्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगला है बनावली, 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 इसके खोज करता है आर.एस. बिस्ट, आर.एस. बिस्ट इसके खोज करता है। वर्ष है 1974, 1974, और ये स्थित कहां पर है? बनावली, हरियाणा में, ठीक है। इसकी स्थिति क्या है? हरियाणा में, हिसार जिले में। जी 1974, 1974, हरियाणा के हिसार जिले में, ठीक है। यहां से सबसे महत्वपूर्ण जो फाइंडिंग है वो है जौ, जौ के साक्ष्य मिले, जौ। इसके बाद धौलावीरा, धौलावीरा, जी धौलावीरा की खोज करता है आर.एस. बिस्ट, जिन्होंने बनावली की खोज की है, और इसका खोज का वर्ष है 1985, 1985। आर.एस. बिस्ट 1985, 1985। ये है कहां पर? ये आपका राजस्थान में है, ठीक है। आपका कहां पर है? धौलावीरा, राजस्थान, सॉरी
गुजरात के कच्छ में, गुजरात के कच्छ में आपका स्थित है धौलावीरा। कच्छ गुजरात में आपका धौलावीरा स्थित है। फाइंडिंग इसकी क्या क्या है, यहाँ से क्या क्या हमको प्राप्त होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं। सबसे पहला है आपका जल निकासी प्रबंधन, वाटरशेड मैनेजमेंट, और दूसरा जल कुंड, पॉन्ड। ठीक है, ये तो हमारे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हो गए, इंपॉर्टेंट नगर हो गए। इसके बाद अगला हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे हड़प्पा सभ्यता के चरण। हड़प्पा सभ्यता के चरण, स्टेजेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, स्टेजेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन ये आपकी बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें हमारा सबसे पहला है प्रारंभिक चरण। प्रारंभिक चरण, दूसरा है आपका परिपक्व या मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन, और तीसरा है आपका उत्तर या लेटर फेज। इनकी सबसे पहला हम लोग बात करें तो सबसे पहला चरण हमको देखने को मिलता है 33 to 2600 BC, 3300 BC to 2600 BC। दूसरा है आपका चरण 2600 BC to 1900 BC। इसके बाद आ जाएगा 1900 BC to 1300 BC। ठीक है, 1900 BC to 1900 से लेकर 1300 BC तक आपको लेटर फेज दिखाई देगा। तो टोटल अगर हम बात करें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड 3300 BC से लेकर 1300 BC तक हमको देखने को मिलता है कि आपका टोटल टाइम पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। जो आपका प्रारंभिक चरण है इसको हम लोग हकरा चरण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रारंभिक चरण को किस नाम से भी जानते हैं, हकरा चरण के भी नाम से जानते हैं। इसका नाम क्यों है हकरा? हकरा जो है बेसिकली क्या है, नदी है। और जो प्रारंभिक चरण में इंडस वैली सिविलाइजेशन आया वो सबसे पहले किस नदी के मुहाने पर आया, हकरा रिवर के मुहाने पर आया, इसलिए इसको हकरा चरण के भी नाम से जानते हैं। तो पहला आपका क्या हो गया, हकरा। अब देखिए प्रारंभिक चरण में क्या क्या चीजें हैं। ओके, बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या हम लोगों के इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं, क्या क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन की चीजें हैं। प्रारंभिक चरणों की बात होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब हम लोग बात करेंगे इंडस कल्चर क्या है। इंडस कल्चर या जिसको हम कहेंगे सिंधु संस्कृति। क्वेश्चन देखिए इसी से ज्यादा आपके पूछे जाते हैं, सिंधु संस्कृति से ही ज्यादातर आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते हैं, जिसमें हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। अलग अलग आयाम हम लोग बांट लेते हैं। सबसे पहला आयाम क्या है, सिंधु संस्कृति को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसका राजनीतिक या पॉलिटिकल। दूसरा हम लोग बात करेंगे सामाजिक या सोशल। तीसरा हम लोग बात करेंगे आर्थिक या इकोनॉमिकल, धार्मिक, और अंत में कला और संस्कृति। आर्थिक, धार्मिक और अंत में कला एवं संस्कृति। तो
इनके बेसिस पर हम ये फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे कि सिंधु संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर क्या-क्या चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर के बारे में अगर हम बात करें कि सबसे पहले राजनीतिक गुण के बारे में बात करें कि किस प्रकार की राजनीति हमको दिखाई देती है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले राइटर है एएल बाशम या इतिहासकार हैं कौन? एएल बाशम। एएल बाशम, ठीक है। एएल बाशम का मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। इन्होंने क्या कहा कि यहां पर क्या है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब जानते हैं आप लोग? लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है बेटा, बताइए जरा। आप मुझसे नहीं पूछ रहे हैं, संवैधानिक अलग है, लोकतांत्रिक अलग है। जरूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान हो। बताइए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है? जनता की तो आप उनकी भाषा बोल रहे हैं। जनता ही जिम्मेदार होती है। जनता ही जिम्मेदार होती है। कैसे जिम्मेदार होगी जनता? डरो नहीं, आराम से बताओ। देखिए, जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन है, इट इज ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस। ये क्या चेक करता है? आपका कॉन्फिडेंस चेक करता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। आप डरते रहोगे, आंसर नहीं कर पाओगे, जो आता है वो भी नहीं। आप सबको पता है यहाँ पर कि लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है। आओ बेटा, मैम प्लीज उठें। हाँ उठिए उठिए, कोई बात नहीं, आराम से उठिए। आप पूरी कक्षा को बताइए, इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, आ जाओ। हाँ आ जाइए, सामने आ जाइए और इधर टर्न हो जाओ। अब बताओ पूरी क्लास को कि लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है। जो मन में आ रहा है वो बता दो। कोई गाना मन में आ रहा है वो भी गा दो। हाँ गाना गाती नहीं, कोई बात नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है ये बता दीजिए। सर आपको होता है? नहीं हमें नहीं, इन लोगों को बताओ, अपने सहपाठियों को। सर नहीं याद आ रहा। देखा, चलो बालक आप आ जाओ। हाँ आप कक्षा को बताइए कि लोकतांत्रिक, इधर आ जाओ, सामने इधर इस पे आ जाओ, आप भी रिकॉर्ड हो जाओगे। अब बताइए इनको कि लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है। किसी राष्ट्र में जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जब शासन करता है तो उसको लोकतांत्रिक व्यवस्था कह सकते हैं। कह सकते हैं, कहते हैं। ठीक है, चलो वेरी गुड। ठीक है, तो हम जब कहते हैं कि शासन का प्रमुख या हम कह सकते हैं मुखिया जब जनता के द्वारा चुना गया होता है तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। जो भारत में व्यवस्था है, भारत में हम प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव करते हैं, तो इसका मतलब, और रिप्रेजेंटेटिव्स आते कहां से हैं? जनता में से ही आते हैं। तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाती है। तो हम लोग एयर भाषण के अनुसार आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसी व्यवस्था थी? लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। और जो मुखिया चुना जाता था वो बेसिकली क्या होता था? पुरोहित या प्रीस्ट। प्रीस्ट जो है इसके मुखिया के तौर पर चुना जाता था। पुरोहित को मुखिया के तौर पर चुना जाता था। अब ये आधार क्या लिया गया? भाई इतिहासकार अगर कोई बात कहेंगे तो उसका एक बेस होगा, इसका एक साक्ष्य होगा, एक एविडेंस होगा, उसी के आधार पर तो कहेंगे। तो सबसे पहले आधार क्या है? इन्होंने कहा कि पुरोहित आवास प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त हुआ है? पुरोहित आवास, प्रीस्ट हाउसेस प्राप्त हुए हैं। और वो भी किस जगह पर प्राप्त हुए हैं? सिटाडेल में प्राप्त हुए हैं। जो उच्च नगर है वहां पर हमको पुरोहित आवास प्राप्त हुए हैं, जिनके बेसिस से हम कह सकते हैं जो मुखिया है इस पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की व्यवस्था का, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का, वो कौन है? पुरोहित है। ठीक है, दूसरी चीज जो हम लोगों ने एक मूर्ति अभी पढ़ी थी, बियर्ड मैन की मूर्ति, दाढ़ी वाला व्यक्ति जो आपने देखा था, दाढ़ी वाले बाबा थे, तो बेसिकली उनको माना गया है कि यही क्या है?
पुरोहित हैं, ठीक है, यही क्या है, पुरोहित है, तो हम कह सकते हैं कि पुरोहित को मुखिया माना गया है। देखिए पुरोहित आवास, पुरोहित आवास प्राप्त होने के आधार पर, पुरोहित आवास प्राप्त होने के आधार पर ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि पुरोहित शासन है, कि पुरोहित शासन है, अथवा अथवा पुरोहित शासक को, पहला शासक, पहला हमने क्या मान लिया कि पुरोहित शासन है और पुरोहित ही राजा है, मुखिया है। दूसरा हमने माना कि पुरोहित जो है वो शासकों को नियम, देखो पुरोहित शासकों को नियम कानून, नियम कानून व अध्यादेश, नियम कानून व अध्यादेश बनाने हेतु अपनी राय प्रदान करते हैं। दूसरा मत क्या माना गया कि या तो वो राय प्रदान कर रहे हैं या स्वयं ही मुखिया है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है, 3 आपके नगर हैं, कालीबंगन, लोथल और बनावली। यहाँ के क्या है, नगर है कालीबंगन, लोथल और अगला है बनावली। यहां से महत्वपूर्ण फाइंडिंग तीनों जगह से है अग्निकुंड, ठीक है, क्या प्राप्त होते हैं, अग्निकुंड प्राप्त होते हैं। अब बताइए अग्निकुंड किस चीज के लिए यूज किए जाएंगे, यज्ञ के लिए, या हम सिंपल कह सकते हैं किसके लिए यूज किए जाएंगे, पूजा पाठ के लिए यूज किए जाएंगे। और पूजा पाठ कराएगा कौन, पुरोहित कराएगा, ठीक है। तो एक आधार तो ये हो गया कि भैया पुरोहित जो है वो सर्वोच्च स्थिति रखता है सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि अग्निकुंड पूजा पाठ से रिलेटेड है, पूजा पाठ पुरोहितों से रिलेटेड, तो वो एक आपका हो गया। अब देखिए पिगट का हम लोग आपको बता चुके हैं। एक और इतिहासकार है हंटर, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता में बेसिकली राजनीति के ऊपर कि किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है उसके ऊपर बात कही है। तो इनके अनुसार लिखे, हंटर के अनुसार, हंटर के अनुसार यहां जनतंत्रात्मक प्रणाली है और आम जनता ने शासक को अपने अनुसार नियुक्त किया है, और आम जनता ने शासक को अपने अनुसार नियुक्त किया है। ठीक है, इसके साथ साथ नए खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता, ये अगला नोट है, नए खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था महाजनपद काल की व्यवस्था के अनुसार बताई गई कि जैसी व्यवस्था, नई खोज के अनुसार या न्यू रिसर्च के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था महाजनपद काल की
राजनीतिक व्यवस्था के समान बताई गई। कि जैसी राजनीतिक व्यवस्था महाजनपद काल में थी उसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में है। ठीक है, तो यहां तक हमने जाना कि राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की है। तो कुल मिलाकर हमारा निष्कर्ष ये निकलता है, यदि आपसे क्वेश्चन बनता है कि महाजनपद इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपकी राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की है, तो आप लोग अलग अलग इतिहासकारों को वर्णन करके अलग अलग इतिहासकारों का नाम बताकर पूरे क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। अगला हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, तो डालिए सोशल कल्चर या सामाजिक संस्कृति। सामाजिक संस्कृति। अब देखो सामाजिक संस्कृति में हम लोग बात करें तो फाइंडिंग्स देखो, कोई भी चीज हम लोग बात करेंगे किस पर करेंगे, साक्ष्यों पर, एविडेंसेस पर, तथ्यों पर। तो देखिए एक सामाजिक संस्कृति की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक मातृ देवी की मूर्ति हमको प्राप्त होती है। मातृ देवी की मृदभांड है ये, बेसिकली मृदभांड का मतलब मिट्टी से बनी हुई एक मूर्ति है जिसमें मातृ देवी का चित्रण किया गया है और इनके गर्भ से अंकुरित होता हुआ एक पौधा दिखाया गया है। ठीक है, इनको क्या कहा गया है कि ये मातृ देवी है, अंकुरित होता हुआ पौधा दिखाया गया है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, मातृ प्रधान समाज है। तो हम कहेंगे कि सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता कैसी है, मातृ प्रधान, मातृ प्रधान सभ्यता है। ठीक है, इसमें एक नोट लिख लीजिए, हड़प्पा एकमात्र ऐसा स्थान है हड़प्पा एकमात्र ऐसा स्थान है जहां से पुरुष मृद मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, पुरुष मृद मूर्तियां। ठीक है, यानी कि मिट्टी की बनी हुई पुरुषों की मूर्तियां प्राप्त हुई है। एकमात्र ऐसा स्थान कौन सा है, हड़प्पा है। ठीक है, एक और नोट लिखो, सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में पाए जाने वाले क्षेत्रों में, सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में पाए जाने वाले क्षेत्रों में, सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में पाए जाने वाले क्षेत्रों में केवल बनावली ऐसा स्थान है जहां से नारी मृद मूर्ति प्राप्त हुई है, जहां से नारी मृद मूर्ति प्राप्त हुई है। यानी बनावली एक ऐसा स्थान, केवल एकमात्र ऐसा स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे नगर जो है वो भारत के बाहर भी स्थित हैं। तो हम यहाँ पे जो तथ्य है उसको समझिएगा। यहाँ पे ये कहने का प्रयास ये कर रहा है कि जो भारत में अवस्थित क्षेत्र हैं, जितने केंद्र भारत में हैं, उनमें केवल बनावली ऐसा शहर है जहां से हमको नारी मृद मूर्ति मिली है। यानी कि जो क्षेत्र भारत के बाहरी क्षेत्र हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम लोग सामाजिक उसकी बात करें तो सबसे पहले कि लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही थे। मनोरंजन के साधन लिख लीजिए, मनोरंजन के साधन सामाजिक व्यवस्था में ही है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही थे। और मनोरंजन के साधन में आप लोग लिख लीजिए, पहला क्या है, शतरंज। शतरंज के साक्ष्य कहां से मिले,
अभी मैंने बताया था लोथल। ठीक है, तो उसके आधार पर हमने क्या कहा कि भैया शतरंज एक मनोरंजन का साधन है। इसके साथ साथ नृत्य गान, ये किस आधार पे कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कि किससे, किस धातु से बनी है, कांसे से बनी है। ठीक है, ये हो गए आपके मनोरंजन के साधन। अगला आप लोग डालिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज या आर्थिक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज या हम लोग बात करेंगे आर्थिक गतिविधियों की। आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियां। तो आर्थिक गतिविधियों को हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्थिक गतिविधियों को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 भागों में डिवाइड करेंगे। एक आपका हो जाएगा एग्रीकल्चर, कृषि, दूसरा आपका एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, तीसरा उद्योग और चौथा व्यापार। ठीक है, 4 कौन कौन सी गतिविधियां हैं? पहली है आपकी कृषि या एग्रीकल्चर, दूसरा है आपका पशुपालन, तीसरा है आपका उद्योग और चौथा है आपका व्यापार या ट्रेड। व्यापार या ट्रेड, इन 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर लिख लीजिए, कृषि। सबसे पहले बात करेंगे कृषि की या एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या, तो एग्रीकल्चर के प्रमाण हमको कहां पर मिलते हैं? सबसे पहले हम लोग बात करें, कई जगह पर हम लोगों ने ऊपर वाली लिस्ट देखी, उसमें आप लोगों ने देखा कि लोथल हो गया आपका, कालीबंगन हो गया, अलग अलग जगह पे हमको अन्नागार प्राप्त होते हैं, ग्रेनरीज प्राप्त होती हैं, हल प्राप्त होता है, बुलक कार्ड्स प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो इनके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता से साक्ष्य हमको मिलते हैं, किसके? कृषि के। तो अलग अलग आप लोग लिख लीजिए, कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। कालीबंगन से जुते हुए खेत यानी प्लग्ड फील्ड आर फाउंड फ्रॉम कालीबंगन। कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बनावली और चुलिस्तान, बनावली हो गया एक, दूसरा है आपका चुलिस्तान। चुलिस्तान बेसिकली पाकिस्तान में है वर्तमान समय में, और यहां से हमको क्या प्राप्त हुआ है? मिट्टी के हल्का प्रारूप, मिट्टी का हल, यानी हम कह सकते हैं कि हल के बारे में भी जानकारी, मिट्टी के हल का प्रारूप मिलता है। अगला लोथल, लोथल में एक महत्वपूर्ण फाइंडिंग है, यहां से हमको प्राप्त होता है चक्किया। देखी आपने? ठीक है, तो लोथल से हमको प्राप्त होती है, इसको बेसिकली चकिया कह नहीं सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग लिखेंगे पिसाई करने वाले पत्थरों के 2 पार्ट प्राप्त हुए। कल मैं नदिया के पार देख रहा था घर पे बैठे हुए, तो उसकी एक मुझे चकिया से मुझे उसका एक जो पहेली बूझने वाला सीन है वो याद आ गया। तो उसमें पहेली बूझी जाती है, एक नारी के 2 हैं बालक, दोनों एक ही रंग, एक खड़ा एक घूमे एक ठाड़ा रहे, फिर भी दोनों संग। बताओ क्या? नदिया, अच्छी मूवी है नदिया के पार। ठीक है, तो बेसिकली पिसाई करने वाले पत्थरों के 2 पार्ट प्राप्त हुए हमको लोथल से। इसके बारे में इससे हम लोग क्या तथ्य निकाल सकते हैं कि आप लोग जो ग्रेन्स यूज करते हैं, गेहूं हो गया, तो उनकी पिसाई के लिए इसका यूज किया था, ये हमको लोथल से मिला है।
फसलें लिख लीजिए कौन कौन सी ज्ञात है। सबसे पहले गेहूं, जौ, गेहूं, जौ, कपास, गेहूं, जौ, कपास, राई, सरसों, मटर, तिल, तरबूज और खजूर। ठीक है, खजूर। ये 9 फसलें सैंधव लोगों को ज्ञात थी। ऐसे लिखिएगा, 9 फसलें हमने आपको लिखवाई, तो ये 9 फसलें सैंधव लोगों को ज्ञात थी। सैंधव लोगों को ज्ञात थी। ये प्रॉपर आपका हो गया। ठीक है, आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन इसके बेसिस पर बनता है कि भैया क्या इस तरह से अगर क्वेश्चन बन गया, निम्न में से कौन सी फसल सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात थी, तो उसमें अगर नीचे तिल दिया होगा तो आप लोग तुरंत उस पर टिक लगा दीजिएगा कि भैया तिल जो है इस प्रॉपर रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता थी। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे अभी आपने आवाज आई यहां से कि चावल की भूसी, तो उसके बारे में इतिहासकारों के बीच में मतभेद है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को चावल की जानकारी थी या नहीं थी। ठीक है, तो इसमें कुछ फसलें हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता जिसको लेकर मतभेद है, एक्सेप्शंस हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम लिखिए चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये फसलें सैंधव सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं है। ये फसलें सैंधव सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं है। नीचे डालो नोट और उसमें लिखो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को हिंदी में क्या कहेंगे? अपवाद। ठीक है, अपवाद क्या है? अपवाद है चावल। अपवाद है चावल। तो चावल के प्रमाण जो है, सबसे पहला हमको प्रमाण क्या मिला है? लोथल से। लोथल से हमको चावल के प्रमाण मिले हैं। दूसरा हमको क्या है? रंगपुर से धान की भूसी भी प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुआ है? रंगपुर से धान की भूसी, ये प्राप्त हुआ है। तो चावल को लेके क्या है? अपवाद है। बाकी जो आपका मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ये तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बिल्कुल ही ज्ञात नहीं। ठीक है, हो गया। इसके साथ साथ एक और चीज है, नवपाषाण काल का एक नगर है इलाहाबाद। यहां से भी हमको चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नवपाषाण, इसमें पॉइंट बना के लिख लेना कि नवपाषाण काल के इलाहाबाद से चावल के साक्ष्य नहीं आ सकते, आप लेट हैं। चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो चूंकि नवपाषाण काल क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के शुरू होने से पहले का काल है, तो इसके बेसिस पर भी हम कह सकते हैं कि चावल जो है जब पहले से ही उपस्थित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तो जानकारी होगी ही। अगला लिखिए चना। इलाहाबाद के फुलडेवा है, इसको पूरा लिख लीजिए। इलाहाबाद के फुलडेवा करके आपका नगर है, फुलडेवा। यहां से साक्ष्य मिलते हैं हमको चावल के। ठीक है, अगला लिखिए चना। चना का साक्ष्य कालीबंगन से। कालीबंगन, क्या? कालीबंगन चना जो है, इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगन से मिले हैं। ठीक है, ज्वार, ज्वार के साक्ष्य
महाराष्ट्र से मिले हैं, ज्वार महाराष्ट्र से, बाजरा गुजरात से, ये सभी आपके सिंधु घाटी सभ्यता के ही क्षेत्र हैं। ज्वार महाराष्ट्र, बाजरा गुजरात। ये क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं इस तरीके के, ज्वार बाजरा जो है गुजरात, इसके बाद कुछ फसलों का नाम लिखे, आलू, मक्का, मूंगफली, अनानास, पपीता, संतरा, काजू। आलू, मक्का, पपीता, अनानास, मूंगफली और काजू। ठीक है, ये भारत में कौन लेकर आया? पुर्तगाली। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसके बाद देखिए गन्ना, सैंधव सभ्यता में कोई साक्ष्य नहीं। ठीक है, गन्ने के विषय में सैंधव सभ्यता में कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसको लेके ना कोई मतभेद है और ना कोई एक्सेप्शन है, ना कोई अपवाद है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया एग्रीकल्चर किस प्रकार की थी, कौन कौन सी थी। इसके साथ साथ इसमें एक और नोट लिख लीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को रबी और जायद की फसलों की जानकारी थी। रबी खरीफ नहीं है, खरीफ मैंने अपने पास लिखा है। ठीक है, रबी और जायद, क्योंकि चावल के बारे में मतभेद है और जो आपका चावल है वो खरीफ की ही प्रमुख फसल है। ठीक है, इसके बारे में आपको ये पैटर्न पता है, रबी और खरीफ और जायद क्या होता है? क्यों? रबी खरीफ जायद क्या होता है पता है? नहीं पता है? अरे आप लोग तो भैया महान, पता है, आगे वाले अभी सीख रहे हैं। देखो, रबी भारत में जो आपका कृषि पैटर्न है, वर्तमान समय के हिसाब से समझा देता हूं, समझ में आ जाएगा। तो जो कृषि का पैटर्न चलता है ये बेसिकली सीजन पे चलता है, ऋतुओं पर चलता है। ठीक है, तो बोए जाने के पैटर्न के अनुसार हमने 3 भागों में विभाजित कर रखा है फसलों को। पहला आपका होता है रबी। रबी की फसल जो है बेसिकली हमारी किसकी फसल कही जाती है? गेहूं की फसल होती है। ग्रामीण इलाकों में रबी भी कहा जाता है इसको, सीधे सीधे गेहूं को क्या कह दिया जाता है? रबी। ठीक है, तो बेसिकली ये बोई जाती है आपके सितंबर अक्टूबर के आसपास बोना इसका शुरू होता है, कुंवार के महीने से। ठीक है, और इसको काटा जाता है आपका अप्रैल, मार्च अप्रैल से इसकी कटाई शुरू हो जाती है। ठीक है, बेसिकली फागुन के बाद इसकी कटाई चालू हो जाती है, तो ये काट लिया जाता है। इसके बाद अगला हमारा आता है खरीफ। खरीफ की मेन फसल है आपकी चावल या धान, हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, मेन फसल ये मक्का भी है। तो हम लोग बेसिकली इसको कहते हैं कि ये आपका खरीफ की फसल है। बेसिकली जो मेन फसल है वो आपकी धान है। ये बोया जाता है मानसून के आने से। ये आपका जुलाई के आसपास बोया जाना शुरू होता है और इसको काट लिया जाता है आपका सितंबर अक्टूबर तक, इसको कटाई कर ली जाती है। आ गया समझ में? ठीक है, अब कौन सी बची? जायद। तो इनके बीच का जो टाइम पीरियड बच गया, जो अप्रैल में कटाई हो जाती है, उसके बाद एक बीच में टाइम पीरियड बच गया, इसमें जो फसलें बोई जाती हैं वो जायद की फसलें होती हैं। जैसे आपका तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, ये सभी किसकी फसलें हैं? जायद की फसलें हैं। खीरा है, ये भी आपका क्या है? जायद की फसलें। अगला डालिए पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। अब देखिए, उस दिन मैंने आपको एक बार क्लास में बताया भी था कि पशुपालन जो है, सबसे पहले किस पशु का पालन किया गया? सबसे पहले किस पशु को डोमेस्टिकेट किया गया, पालतू बनाया गया? भेड़। ठीक है, एंसेस्टर्स ऑफ शीप जो है ये कहे जाते हैं कि सबसे पहले इनका क्या हुआ है? पशुपालन होना शुरू हुआ। मैंने आप लोगों को बताया भी था। अरे यार,
6 क्लास की एनसीईआरटी उठाकर देख लो, उसमें एक सिंपल लाइन लिखी है, द फर्स्ट एनिमल वाज टेम्ड इज डॉग एंड द फर्स्ट एनिमल हु वर डोमेस्टिकेटेड बाय द ह्यूमन वाज एंसेस्टर्स ऑफ शीप, यानी कि भेड़ के पूर्वज। ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ है, भेड़ के पूर्वज। तो वो क्या है, उनका पालन सबसे पहले मानवों के द्वारा शुरू किया गया था। हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले किन किन जानवरों का पालन हमको देखने को मिलता है आपके सिंधु घाटी सभ्यता में। अब सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग सबसे पहले देखेंगे सील या मोहर जो हमको प्राप्त होती है पशुपतिनाथ की। पशुपतिनाथ की जो सील हमको प्राप्त होती है, मुहर प्राप्त होती है, उसमें हम लोग देखते हैं किन किन जानवरों का चित्रण किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें एक कुबड़ वाले बैल का चित्रण मिलता है। इसका एक कुबड़ या कुबड़ वाला बैल लिख लीजिए, केवल कुबड़ वाले बैल का चित्रण हमको मिलता है। ठीक है, तो कुबड़ वाले बैल को ऐसा हम कह सकते हैं कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता में पाला भी जाता था। दूसरा, क्योंकि पशुपतिनाथ सील में इसका चित्रण किया गया है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका क्या है, धार्मिक महत्व भी है। जैसे वर्तमान समय में गाय का महत्व है, धार्मिक महत्व भी है और इनका पालन भी किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कुबड़ वाले बैल का धार्मिक महत्व होने के साथ साथ इनका पालन भी सिंधु घाटी सभ्यता में किया जाता है। ठीक है, सबसे प्रमुख पशु जो है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो भी कौन है, प्रमुख पशु कौन है भैया? अरे बैल है भाई। बैल क्यों है? क्योंकि हमको जो बुलक कार्ट प्राप्त होती है, बुलक कार्ट में किसके द्वारा खींचा जाएगा, बैल के द्वारा। ठीक है, दूसरी चीज हमने कही हल हमको प्राप्त हुआ, हल किसके द्वारा खींचा जाएगा, बैल के द्वारा। कृषि जो है वो आपका प्रमुख आर्थिक क्या है, प्रमुख आर्थिक गतिविधि है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो हम कहेंगे बैल क्या है, प्रमुख पशु। इसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे अन्य हमें जानवरों के बारे में प्राप्त होते हैं। ठीक है, दूसरा हमें एक और जानवर प्राप्त होता है, यूनिकॉर्न, जिसको हम लोग कहते हैं एक श्रृंगी। यूनिकॉर्न, एक श्रृंगी। यूनिकॉर्न देखा है ना आप लोगों ने, घोड़े की तरह होता है, लंबे लंबे बाल होते हैं और उसकी नाक पर एक सींग होता है ऐसे। ठीक है, गेंडा नहीं, यूनिकॉर्न। ठीक है, अरे रेनबो में भागता है ना, वो देखा है आप लोग, कार्टून वार्टून नहीं देखते। ठीक है, तो मृदभांडों और मोहरों पर एक श्रृंगी का चित्रण है, यानी यूनिकॉर्न का चित्रण है। तो हम कह सकते हैं यूनिकॉर्न भी इनके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ का एक मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो है, यहाँ से हमको भैंस के प्रमाण मिलते हैं। इसके साथ साथ नोट बनाकर लिख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में गिलहरी, लोमड़ी, गिलहरी, लोमड़ी, कौवा, सांप, गिलहरी, लोमड़ी, कौवा, सांप, गरुड़, बंदर, बिल्ली, गरुड़, बंदर और बिल्ली, इन सभी के साक्ष्य प्राप्त हुए। इन सभी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इंडस्ट्री। जी बताइए, क्या कह रहे हैं? कुत्ता भी है, कुत्ता भी लिख लीजिए उसमें, क्योंकि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह है, कुत्ते के भी साक्ष्य हैं। आगे लिख लीजिए अगला उद्योग, या हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्री। देखिए, दो महत्वपूर्ण उद्योग हैं हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से। पहला है आपका कपास उद्योग और दूसरा है आपका मनका उद्योग।
या बीड इंडस्ट्री। ठीक है, ये दो आपके महत्वपूर्ण उद्योग हैं जो कि आपके किससे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, तो लिखिए पहला वस्त्र उद्योग, ये इसके साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से। कहां से? मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, यहां से हमको प्राप्त होते हैं पहला। दूसरा है कपास के साक्ष्य, कपास या कॉटन के साक्ष्य हमको कहां से प्राप्त हुआ है? पहला ये वस्त्र उद्योग है, सॉरी मोहनजोदड़ो, और जो कालीबंगा है ये इसको लिखेगा पहला वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग पहला वस्त्र उद्योग मोहनजोदड़ो और कालीबंगन, और कपास के साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं मेहरगढ़ से। कपास के साक्ष्य हमको कहां से? मेहरगढ़। इसके बाद मनका उद्योग, मनका उद्योग की कहां-कहां साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं? मनका उद्योग सबसे पहला लोथल, लोथल चनहुदड़ो, लोथल चनहुदड़ो, यहां से हमको चनहुदड़ो। और सर्वाधिक मनके हमको कहां से प्राप्त हुए? सबसे अधिक सर्वाधिक जो मनके हैं वो हमको प्राप्त हुए हैं शेरखड़ी से, शेरखड़ी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपसे बनता है कि सबसे अधिक मनके किस स्थान पे, या हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हमको सबसे अधिक मनके प्राप्त हुए हैं, तो शेरखड़ी में हमको सबसे अधिक या सर्वाधिक मनके प्राप्त हुए। अगला है आपका सीपी उद्योग, सीपी, सीपी यहां तक कि लोथल में तो हमको मनका बनाने की फैक्ट्री भी प्राप्त हुई है, मनका बनाने की फैक्ट्री भी प्राप्त हुई है। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा कि मनका बनाने की फैक्ट्री? हाँ, सांचे होंगे। देखो जब भी कोई फैक्ट्री लगाई जाती है तो उनमें जो है कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे कतरन बच जाती है, बचे हुए टूटे फूटे यंत्र बच जाते हैं, तो उनके आधार पर हम कह देते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में जो प्राप्त होते हैं उनके आधार पर कहते हैं कि ये फैक्ट्री है। तो लोथल में हमको एक फैक्ट्री प्राप्त होती है, मनका बनाने की फैक्ट्री। आगे हमने बात करी सीपी उद्योग, सीपी देखी ना आप लोगों ने, देखी है? सीपी उद्योग, सीपी उद्योग हमको मिलता है बालाकोट, जो कि आपका दक्षिणी बलूचिस्तान में। कहां पर है? बालाकोट में हमको सीपी उद्योग के बारे में जानकारी मिलती है, और ये है दक्षिणी बलूचिस्तान में। दक्षिणी बलूचिस्तान में आपका ये है। अगला देखिए धातु उद्योग, धातु उद्योग। अब हमने ये कह दिया कि धातु उद्योग क्यों इसको कहा जा रहा है। देखिए मुख्य रूप से जो धातु प्रयोग की जा रही है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में वो क्या है? कॉपर, तांबा मुख्य धातु है। कांसा तो आपकी एक मिश्र धातु है जिसको एक बनाया गया है, टिन और तांबे को मिलाकर, टिन मिलाकर बनाया जाता है कांसा। तांबे में क्या मिलाएंगे? टिन मिलाएंगे। अनुपात क्या रहेगा? सिंधु घाटी सभ्यता में जो अनुपात है वो 9:1 का अनुपात है। ठीक है, धातु उद्योग में सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा उद्योग है? कांसा उद्योग है। कांसा बनाने की जानकारी इनको मिल चुकी है, और ये क्या कर रहे हैं? ये कर क्या रहे हैं? अरे भाई ठीक है, कांसा उद्योग, कांसा बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है? तांबा और टिन। ठीक है,
इनकी जरूरत पड़ती है। अनुपात क्या है जो सिंधु घाटी सभ्यता में यूज किया जा रहा है, वो है अनुपात 9:1 का अनुपात यूज किया जा रहा है कांसा बनाने के लिए। अब कांसा बनाने की हम लोग किस आधार पे कहेंगे, तो पहला क्या है, कांसे की प्रतिमा प्राप्त होती है, कांसे के बने हुए बर्तन प्राप्त होते हैं, ठीक है। इनके आधार पर हम कहेंगे कि कांसे के उद्योग को भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जानते थे। जो महत्वपूर्ण केंद्र है, इस उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है, राजस्थान का खेतड़ी। राजस्थान का जो खेतड़ी है ये महत्वपूर्ण केंद्र है कांसे के उद्योग का, ठीक है। एक नोट डाल लीजिए, ईरान और बलूचिस्तान से भी तांबा आयात किया जाता था। तांबा आयात किया जाता था। आयात जी, आयात दो शब्द होते हैं ना, आयात और निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। आयात क्या होता है, बेसिकली आयात होता है किसी चीज को मंगाना, ठीक है। ये बेसिकली हम लोग फॉरेन ट्रेड में यूज करते हैं, विदेशी व्यापार में यूज करते हैं, जब एक देश दूसरे देश से किसी कमोडिटी को मंगाता है। दूसरा शब्द हो गया निर्यात या एक्सपोर्ट करना, ये भी विदेशी व्यापार में ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, निर्यात करना, यानी कि एक देश, यानी हमारा जो डोमेस्टिक कंट्री, हमारी जो घरेलू कंट्री है, देश है, यदि वो अपने किसी कमोडिटी को बनाकर दूसरे देश को भेजता है तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा निर्यात है, ठीक है। ये बड़े बड़े शब्दों, मोटे मोटे शब्दों में इसको हम लोग राज्य पर आधारित कर देंगे। जैसे एक राज्य पर आधारित करेंगे कि एक राज्य, जैसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश की बात कर लें, तो यदि उत्तर प्रदेश में कोई वस्तु बन रही है और राजस्थान जा रही है तो हम क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश इस वस्तु का निर्यात कर रहा है। और अगर राजस्थान से कोई वस्तु आ रही है उत्तर प्रदेश में तो हम कहेंगे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश जो है राजस्थान से ये वस्तु आयात कर रहा है, ठीक है। तो हर जगह पे मतलब वही रहेगा, चाहे इसको इंटरनेशनल ट्रेड में यूज कर लें, चाहे इसको डोमेस्टिक ट्रेड में हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। वो तो आप उसको शॉर्ट करते जाएंगे, आप कह सकते हैं एक लेवल से दूसरे लेवल पे एडजस्ट करते जाएंगे, बस कंसेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे कांसे की बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी। कांसे की बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी, और इक्का गाड़ी चनहुदड़ों से प्राप्त होती है, या सामने सीधे लिख लीजिएगा कि खोज का स्थान चनहुदड़ो। लोथल से कांसे की गिलहरी, लोथल में कांसे की गिलहरी, ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं व्यापार या ट्रेडिंग। तो हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से आपके उद्योग हैं, ठीक है। उद्योग में हमने देखा कि पहला क्या है, सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है, जिसके कौन कौन से साक्ष्य हैं उनको हमने देख लिया कि कपास के साक्ष्य हमको मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि आपका मन का उद्योग भी है, लोथल उसका एक प्रमुख केंद्र है, लोथल में जो है बीड मेकिंग फैक्ट्री भी मिलती है हमको। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा सीपी उद्योग भी है, ठीक है। फिर हमारा धातु उद्योग है, धातु उद्योग में हमने बात करी कि आपका तांबा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की मूल धातु है, ठीक है। इसके साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे में टिन को मिलाकर एक मिश्र धातु बनाई गई जिसका नाम कांसा है, और कांसे को भी बृहद रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी बड़े रूप तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इसे कांस्य युग सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं, ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं,
ठीक है, आगे हम लोग लिखेंगे व्यापार या ट्रेड, व्यापार या ट्रेड। अब देखिए व्यापार जो है सिंधु घाटी सभ्यता में दो हैं। पहला आपका इंटरनल ट्रेड है या जिसको हम लोग कहते हैं आंतरिक व्यापार, और दूसरा आपका है एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, बाहरी व्यापार, या इसको हम लोग विदेशी व्यापार भी कह सकते हैं, फॉरेन ट्रेड भी कह सकते हैं। जैसे हम लोगों ने बात करी कि आपका सुकतांगी डोर जो है ये एक एक्सटर्नल ट्रेड का महत्वपूर्ण सेंटर है, बेबीलोन से मोहनजोदाड़ो या में हम सॉरी हड़प्पा के लिए। ठीक है, तो देखिए अब देखो इसमें हम लोग आंतरिक व्यापार की यदि बात करें तो आंतरिक व्यापार में हम लोग बात इतनी कर सकते हैं कि जितना भी आपके सारे नगर हैं, हमने देखा था कि आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये पाकिस्तान से क्षेत्र से होकर आपके गुजरात है, लोथल है, राजस्थान है, हिसार हरियाणा का क्षेत्र है, यहां तक आपको अलग अलग नगर प्राप्त होते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। अब जब हम बात करेंगे कि आंतरिक व्यापार कैसे है, एस्टैब्लिश कैसे करेंगे इस तथ्य को, तो हम देखेंगे कि यहां पर सभी जितने भी आपके सभी स्थल प्राप्त हुए हैं, सभी स्थलों की वस्तुओं में एकरूपता है। वस्तुओं में क्या है? एकरूपता है या सिमिलैरिटी है, जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि यहां पर क्या है, इंटरनल ट्रेड भी हो रहा है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जितने भी आपके साइट्स हैं उन सभी साइट्स में क्या है, पाई जाने वाली कमोडिटीज में सिमिलैरिटीज हैं। दूसरी बात हम करेंगे कि यहां पर विनिमय का माध्यम मुद्रा नहीं है। ठीक है, क्या है? विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम जो है वो क्या नहीं है, मुद्रा नहीं है। ध्यान रखिएगा, किस आधार पे हम कहेंगे कि मुद्रा नहीं है विनिमय का माध्यम? पहली बात तो ये समझिए कि विनिमय का माध्यम होता क्या है, विनिमय क्या होता है? विनिमय क्या होता है? विनिमय को इंग्लिश में कहते हैं एक्सचेंज। किसी भी चीज को लेना, किसी चीज को लेना। ठीक है, जैसे अभी वर्तमान समय में हम क्या करते हैं कि अगर हमें कोई चीज लेनी होती है तो हम पैसा ले जाते हैं घर से, दुकान पर पैसा देते हैं, वो चीज लेके चले आते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास विनिमय का माध्यम क्या है, मुद्रा है। लेकिन यहाँ पर जो विनिमय का माध्यम क्या है, वस्तु विनिमय। क्या है? वस्तु विनिमय, जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम भी कहते हैं, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान, यही क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय कहलाता है। ठीक है, हमारे पास एक सेब है, दूसरे के पास संतरा है, तो मुझे संतरा चाहिए तो मैंने उसको सेब दे दिया, उसका संतरा ले लिया, तो यही क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय। लेकिन वस्तु विनिमय की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, वस्तु विनिमय की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि इसमें कमोडिटी, देखिए पहली चीज क्या है, पहली चीज इक्वल वांट्स होनी चाहिए। क्या है? इक्वल वांट्स, यानी कि मेरे पास यदि कोई वस्तु है और जिससे मैं बदलना चाह रहा हूं, जिससे मैं एक्सचेंज करना चाह रहा हूं, उसको वही वस्तु चाहिए भी तो होनी चाहिए जो मेरे पास है। ठीक है, जैसे मेरे पास मान लीजिए ये फोन है और सामने वाले व्यक्ति को भी तो ये फोन चाहिए, उसको भी तो ये चाहिए, तभी तो हमारे बीच में एक्सचेंज हो पाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज क्या है इसकी लिमिटेशंस? दूसरा इसका लिमिटेशंस ये है कि इसमें प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है बहुत ही डिफर हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास आलू है, कोई व्यापारी आया मार्केट में, उसने आलू रख दिए बेचने के लिए, एक व्यक्ति आया उसने, उसके पास सोना है, तो दोनों की प्राइस में क्या है, डिफरेंस है, तो इस प्रकार से वहां पर भी एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम में, जिसमें आगे हम देखेंगे कि फिर मुद्रा का विकास हुआ, सिक्कों का चलन आया। ठीक है, एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल ट्रेड में। एक्सटर्नल ट्रेड में बात करें तो
लोथल से फारस की मोहर मिल प्राप्त होती है, फारस की मोहर। अब किसी और देश की यदि सील हमको प्राप्त हो रही है आपके सिंधु घाटी सभ्यता के किसी नगर से, तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल ट्रेड भी आपका एस्टेब्लिश है, वो भी किसके साथ में, फारस के साथ में। ठीक है, इसके बाद मेसोपोटामिया की मेसोपोटामिया की मोहर जो है ये हमको कहां से प्राप्त हुई है, मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया की जो मोहर है ये हमको प्राप्त हुई है मोहनजोदारो से। ठीक है, मोहनजोदारो, यहां से हमको प्राप्त हुई है मेसोपोटामिया की मोहर, और इसका जो आकार है वो आपका सिलिंड्रिकल है। ये क्या है, बेलनाकार आकार की मोहर हमको प्राप्त हुई है मोहनजोदारो से। बेलनाकार या सिलिंड्रिकल मोहर हमको सील प्राप्त होती है मोहनजोदारो से। मेलुहा सब लिखा है क्या, मेलुहा तो शिव के लिए कहा गया। हाँ, मेलुहा उस पे लिखा हुआ है मोहर पे। ठीक है, उसको भी शिव का एक माना गया है। चलिए आगे हम बात करेंगे, लिखिए मेसोपोटामिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, मिस्र, फारस, इराक, अफगानिस्तान, क्रीट। क्रीट जो है यूरोप में एक क्षेत्र है, क्रीट, ब्रैकेट में यूरोप लिख लीजिएगा। अभी मैं मैप दिखा देता हूं इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेड का। ये सर इसमें पढ़ता है भूमध्य सागर में जी, ठीक है, मैप अभी दिखाते हैं, आप लोग इन सभी स्थानों को उसमें देख पाएंगे कहां कहां पर है, इनकी लोकेशन क्या है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जो है ये दक्षिणी रूस का भाग है। ठीक है, इन सभी स्थानों से व्यापार होता था। ये वो देश हैं जिनके साथ में हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार किया जाता था। दो आपके मीडिएटर हैं, मीडिएटर कंट्री है। मीडिएटर का मतलब क्या है, इसको एक शब्द हम हिंदी में क्या कहेंगे, मीडिएटर, मध्यस्थता। ठीक है, व्यापारिक मध्यस्थता प्रोवाइड करते थे ये, मध्यस्थ। ठीक है, दो कंट्री है, पहली है आपकी कुवैत, ठीक है, दूसरी है डिमलून। कुवैत और डिमलून ये व्यापारिक मध्यस्थता प्रदान करते थे अलग अलग कंट्रियों के साथ में व्यापार करने के लिए। अब देखिए कौन से ऐसे देश हैं जिनसे व्यापार नहीं होता था, तो आप इसमें नगर लिख लीजिए। पहला चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया, अमेरिकी देश, थाईलैंड, यहां से व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं किया जाता। जी, ठीक है, देखिए ये जो तथ्य होते हैं, ये जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्जामिनेशन में, उनके आधार पर होते हैं। जैसे पूछ देता है आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में नीचे दिए गए किन नगरों में से किन देशों के साथ में सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार नहीं होता, तो उसमें आपको दिए रहेंगे, उनके आधार पर ये तथ्य सूची तैयार की जाती है। आगे हम बात करेंगे कि एक्सपोर्टेड कमोडिटीज या निर्यातित वस्तुएं, कौन कौन सी ऐसी चीज थी जो हम लोग भारत से निर्यात करते थे बाहरी देशों में। ठीक है, निर्यातित वस्तुओं में सबसे पहला सूती वस्त्र, क्योंकि हमारे पास क्या है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के क्षेत्रों में हमने सूती वस्त्र उद्योग लगा रखा है, तो सूती वस्त्र क्या करेंगे, बाहरी देशों को बेचेंगे भी। तो सबसे पहले निर्यातित वस्तुओं में सूती वस्त्र, आबनूस, पहला क्या है, सूती वस्त्र, फिर है आबनूस। जी
बता रहे हैं। आबनूस क्या है? काली इमारती लकड़ी। इमारती लकड़ी है बेसिकली, ठीक है। हाथी दांत और मसाले, हाथी दांत और मसाले। फिर लिखिए आयातित वस्तुएं, जिन वस्तुओं का भारत आयात कर रहा है। सबसे पहला है टिन, तांबा, टिन, तांबा, प्रीशियस स्टोन्स, कीमती पत्थर, चांदी और सीसा, चांदी और सीसा, शीशा मत लिखेगा, चांदी और सीसा लिखेगा, लेड, सीसा, लेड, ठीक है। इन वस्तुओं का आयात किया है, ठीक है। तो यहां तक आज हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को किया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, जैसे कि सबसे पहला टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, ग्रेट बात है। इसके बाद जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, उनसे थोड़ा और क्लैरिटी बन के आएगी कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जी सर, कुछ कह रहे हैं? लोकतंत्र के बारे में जो लोकतंत्र के बारे में मतलब लोकतंत्र होता है जहाँ पर देश का जो मुखिया होता है जनता के द्वारा चुना जाता है। जी ये मतलब बताया है जी। यहाँ पर लोकतंत्र और गणतंत्र में डिफरेंस मतलब लोकतंत्र और गणतंत्र में डिफरेंस बताते हैं, जी भाई जी बता दें। देखो भैया, एक तरफ है लोकतंत्र और एक तरफ है गणतंत्र, इसको हमने कहा रिपब्लिक, इसको हमने कहा डेमोक्रेसी। ऐसे तो कहते हैं भैया, ठीक है। एक होता है गणतंत्र और एक हमने कहा कि हमारा है लोकतंत्र। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत धागे भर का अंतर है। कितना अंतर है? धागे भर का। धागे के इस पार गणतंत्र हो जाता है और इस पार रह जाएंगे तो लोकतंत्र हो जाता है, ठीक है। समझिएगा कैसे। देखिए, हम दोनों जगह पर ही जानते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव किसके द्वारा किया जा रहा है? जनता के द्वारा। इलेक्शन की प्रोसेस को जब हम समझते हैं तो इलेक्शन की प्रोसेस भैया दो प्रकार की होती है। इलेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट इलेक्शन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। कैसा होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। एक होता है, इसको हिंदी में जो भी कहेंगे, डायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो लोकतंत्र की परिभाषा जब हम कहते हैं तो कहते हैं कि देश के मुखिया का चुनाव जब प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है तो क्या होता है? डेमोक्रेसी। जैसे कि हम लोग प्रत्यक्ष रूप से अपना प्रधानमंत्री चुन लेते हैं, लेकिन कैच यहाँ पर यह है कि भारत में जो मुखिया है, जो प्रथम नागरिक है, कौन है? राष्ट्रपति, जिसको हम लोग कहते हैं हेड ऑफ स्टेट। और हेड ऑफ स्टेट को हम कैसे चुनते हैं? इनडायरेक्टली चुनते हैं। हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा चुनाव किया जाता है, तो यही क्या कहलाता है? ठीक है, आगे चलिए। इतना ही डिफरेंस है कि हेड ऑफ स्टेट जब चुना जाता है इनडायरेक्टली भारत में, तो उसको हम लोग रिपब्लिक कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है। और कोई क्वेश्चन? ठीक है सर, थैंक यू क्लास।